एस्पिरेंट्स। सो आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे, जिसमें स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड पेमेंट बैंक के बारे में देखेंगे। एंड दोनों में फ़र्क भी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बल्कि फुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में करेंगे ताकि एक भी चीज़ छूटे ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक से एंड पेमेंट बैंक से। तो शुरू करते हैं हम। आप अगर शॉर्ट्स नोट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, अदरवाइज इस क्लास को बार बार देख सकते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं हम। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होती क्या हैं? तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स आर niche banks created by RBI to provide banking service to sections that are often underserved by traditional banks especially। बल्कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स इसलिए बनाई जाती हैं, होती तो बैंक्स ही हैं ये, लेकिन छोटी बैंक्स होती हैं ये। क्योंकि ऐसे अंडर सर्व्ड एरिया में काम करती हैं जहाँ पे ट्रेडिशनली बैंक्स नहीं पाई जाती थी या फिर बहुत ही कम पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कुछ स्मॉल बिजनेस के लिए, एमएसएमई के लिए, स्मॉल मॉडल फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, लो इनकम हाउस होल्ड हो गया, उनके लिए स्पेशली स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई एम पूछ ले स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो आप ये सारे एम्स बता सकते हो कि इसका एम क्या है। फिर रेगुलेशन की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इसमें कंफ्यूज कर सकता है आपको यूपीएससी। वहाँ पे नबार्ड लिख देगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है, पार्लियामेंट लिख सकता है। आरबीआई इसको रेगुलेट करती है एंड गवर्नड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। एक्ट भी आपने याद रखना है कि आरबीआई इसको रेगुलेट करती है एंड इसको गवर्न अंडर आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो दोनों एक्ट इसको चला रहे हैं। वाई, क्यों? टू इंश्योर दे फॉलो द सेम प्रूडेंशियल एंड बैंकिंग स्टैंडर्ड्स एज अदर कमर्शियल बैंक्स, ताकि जैसे दूसरी कमर्शियल बैंक्स हैं उसी की तरह इसको चलाया जा सके श्योरिटी के साथ। अब इसका अगर हम लीगल स्टेटस देखें तो मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो इसी को इसको मतलब कि इनकॉर्पोरेट किया गया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह, कंपनी एक्ट 2013 वाले में। तो वाई इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, क्यों इतनी सारी है ना, क्यों ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं? बेसिक बैंकिंग फंक्शंस। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्या कुछ कर सकती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि कोई बंदा बैंक में पैसा जमा करवा सकता है, ये बैंक ही है तो पैसा ऑब्वियसली जमा करवा सकता है। सेविंग अकाउंट्स खुलवा सकता है, करंट अकाउंट भी खुलवा सकता है, प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, सब कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे पेमेंट बैंक है वो तो अलग कैटेगरी है एक तरीके से, ये तो बैंक ही है, बस इसको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कह दिया जाता है कि अंडर सर्व्ड एरियाज में काम करती है। दे परफॉर्म नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज लाइक कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद नॉन रिस्क शेयरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि दे कैन डिस्ट्रीब्यूट, जैसे म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, पेंशन प्रोडक्ट्स हो गए, सब कुछ कर सकती है। बट दे एक्ट ओनली एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट एज ए रिस्क बियरिंग एंटाइटी। बल्कि सिर्फ वे बांट सकती है चीज़ों को, रिस्क नहीं उठा सकती खुद से कि मेरी जिम्मेदारी होगी एज अ बैंक। ठीक है, कि आपने उसको लोन दिया तो उसने लौटाया नहीं, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, बांट सकती है। फिर हम प्रमोटर्स देखें तो एस एफ बी कैन बी प्रमोटेड बाय, इंडिविजुअल भी प्रमोट कर सकता है, कॉर्पोरेट एंटाइटीज़ हो गया, ट्रस्ट्स हो गया और सोसाइटीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या कुछ आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। तो देखिए, करंट रिक्वायरमेंट पहली तो एटलीस्ट 60% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, पहले 75 हुआ करता था। ठीक है, अभी इसको कम करके नया नहीं कम किया है इसको, तो 60% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट मस्ट गो टू प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, बल्कि जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है कि जो भी बैंक का सारा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह निकाल के जो खर्चा पानी उसका बच गया सारा, वो उसका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है एंड वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को जाना चाहिए। पहले 75 था, अभी 60 कर दिया गया, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है वो आपको। ठीक है, जो भी कंफ्यूजिंग सेक्टर होंगे वो मैं बताता रहूँगा आपको कि कौन सी एरियाज में कंफ्यूज कर सकती है। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या कुछ आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, एमएसएमई आएगा, अब वो भी सारी वो चीज़ें आप सोच सकते हो यहाँ पे पैसा थोड़ा है ना कम मिलता है, जहाँ उपलब्धता इतनी नहीं होती। एजुकेशन है, हाउसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वीकर सेक्शन है, जहाँ पे मिल सरकार ना थोड़ा बढ़ावा प्रमोट करना चाहती है। और पर्पस क्या है, इंक्रीज क्रेडिट एबिलिटी टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स। फिर रूरल ब्रांच रिक्वायरमेंट। मिनिमम 25% ब्रांचेस मस्ट बी लोकेटेड इन अंडर अनबैंक्ड रूरल एरियाज। याद रखना है, जहाँ पे अनबैंक्ड रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे बैंक्स हैं नहीं या बहुत ही कम है, 25% इसको ब्रांचेस अपनी वहीं पे खोलनी पड़ेगी। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 50% लिख सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ वो नंबर्स में उलझा सकती है वो यूपीएससी। 50% लिख देगी, 100% लिख देगी, कुछ भी कर सकती है, या फिर ऐसे लिख देगी, कोई ज़रूरत भी नहीं है। मिनिमम 25% इसको ब्रांचेस अपनी अनबैंक्ड रूरल एरियाज में खोलनी पड़ेंगी। पर्पज़ क्या है, ओब्वियसली प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, आपका पूरा कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर हो रहा है, निश्चिंत होकर आप करते रहे।
सो स्मॉल लोन रिक्वायरमेंट, सो एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल जो इसका लोन होगा शुड बी वैल्यू अप टू 25 लाख। ठीक है, देखिए बल्कि इसका जो आधा लोन है, 50% लोन है जो इसका, वो 25 लाख से ऊपर नहीं देना, 25 लाख से नीचे ही होना चाहिए, या तो 25 लाख हो या उससे नीचे हो। ठीक है, जो आधा लोन जैसे कि लगा लो 100 करोड़ है, 100 करोड़ देना है इसने लोन में। अब 100 करोड़ का जो मतलब की जो दे रही है ये पैसा, उसमें से 25 लाख ऐसा हो, 25 मतलब की एक पूरी रकम 25 लाख लगा के 25 लाख से ऊपर ज़्यादा ना दो किसी को। ठीक है, 50% तक रखेंगे वो, कि भाई 50% ऐसे बंदे हों जिनको 25 लाख या उससे कम मिला हो लोन। क्यों? क्योंकि जो बनी ही अंडर सर्व्ड एरिया के लिए थी ना, कि यहाँ पे लोगों को कम पैसा मिल रहा है, तो इसलिए आपने इसको भी याद रखना है। 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए 50% से ज़्यादा। ओके, अगर नहीं समझ आया तो फिर से बता देता हूँ कि आधे जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं, उनको 25 लाख या उससे कम वाले लोग हों, ताकि उनकी जो लोड है वो पूरी हो सके, क्योंकि अमीर लोग तो कहीं से भी लोन ले लेंगे, राइट। सो पर्पज़ क्या है? इंश्योर फॉक्स रिमीन ऑन स्मॉल बोरर्स। ओके, कि छोटे मोटे बोरर्स भी लोन ले सकें आसानी से। 9th सब्सिडरीज रिस्ट्रिक्शन, तो कैनोट इस्टेब्लिश सब्सिडरी नहीं बना सकती अपनी फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। ओके, फिर पर्पज़ क्या है? प्रिवेंट डाइवर्जन फ्रॉम देयर कोर बैंकिंग ऑब्जेक्टिव, किसका बैंकिंग का जो ऑब्जेक्टिव इसलिए बनाया गया था ना कि अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ को सर्व करेगी, तो उसका बिगड़ सकता है, डाइवर्ज हो सकता है इसीलिए। उसके बाद CRR एंड SLR, ओबियसली इसके लिए होगी ना ये CRR एंड SLR। क्यों? क्योंकि बैंक ही है एक तरीके से, तो इसको बैंक ही मानना है आपने। लाइक कमर्शियल बैंक SFB मस्ट मेंटेन CRR मेंटेन करेगी, पोर्शन ऑफ डिपॉजिट कैप्ट विद RBI, और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो भी ओबियसली वो भी करेगी, तो पोर्शन इन्वेस्टेड इन अप्रूव्ड लिक्विडिटी एसेट। फिर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट देखें तो मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ होनी चाहिए इसकी। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए खोलने के लिए? तो 200 करोड़ होना चाहिए मिनिमम। फॉर UCB कन्वर्टिंग इनटू SFB, अगर मतलब कि जो बड़ी बैंक्स हैं, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कन्वर्टिंग इनटू SFB, तो उनको 100 करोड़ चाहिए। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। बड़ी बैंक्स क्यों कह रहा हूँ मैं, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद फॉर UCB हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस देखें तो SFB कैन सेटअप ऑथोराइज्ड डीलर बिजनेस इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको। फिर कन्वर्जन इनटू SFB, तो द फॉलोइंग कैन कन्वर्ट इनटू SFB, तो कौन कौन SFB बन सकता है? NBFC SFB बन सकती है। ठीक है, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है कोई, वो SFB बन सकते हैं, बल्कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। और जहाँ कोई लैब्स हम कह देते हैं लोकल एरिया बैंक्स को, तो वो भी आगे जाके स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से बन सकती हैं, अपने याद रखना ये। ठीक है, उल्टा लिख देगी कि SFB NBFC बन सकती है लोकल एरिया। ठीक है, आपने सीधा याद रखना है इसको, जैसे आपको पढ़ाया गया है। तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक कन्वर्जन, वो भी देखते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक मे बिकम यूनिवर्सल बैंक इफ इट सेटिस्फाइज RBI's कंडीशन। ठीक है, बन सकती है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक यूनिवर्सल बैंक जैसे कि SBI है, वो यूनिवर्सल बैंक है, पूरी इंडिया में फैली हुई है उसके ब्रांचेस। ठीक है, बाहर भी हैं, तो वो भी बन सकती है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस है। कैसा? जैसे कि शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस मिलना चाहिए उसको। ठीक है, मतलब कि RBI का जो एक्ट है वहाँ पे उसको शेड्यूल जो बैंक है वहाँ पे दर्ज होना चाहिए उसका नाम। फिर मिनिमम 5 ईयर सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, साफ सुथरा रिकॉर्ड 5 साल का। लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो, और नेटवर्थ उसकी 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर GNP कितना होना चाहिए? 3% या उससे नीचे ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद NNPA होना चाहिए उसका 1% से नीचे, या तो 1% या उससे नीचे ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। फिर डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो, नो चेंज इन प्रमोटर ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेप्थ में जाने के लिए। सो नेट प्रॉफिट इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तो ये भी आपने याद रखना है। ओके, तो इसके साथ आपने GNP और NNP भी याद कर लेना है। ठीक है, कि ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सा होता है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सा होता है। ग्रोस तो वही हो गया ना कि सारा जितना भी उसको घाटा हुआ है वो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। और नेट NPA कौन सा हो गया? कि जो उसने कवर करके साइड पे रखा हुआ था ना कि आगे जाके अगर मैं डूब गया कभी तो ये पैसे निकालूंगा, तो वो NNP है उसका, तो भी आपने याद रख लेना है। उसके बाद PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, न्यू गाइडलाइंस आई थी इसकी 1 अप्रैल 2025 को। तो डिफरेंशियल वेट सिस्टम, ठीक है, लो क्रेडिट फ्लो डिस्ट्रिक्ट वेटेज, ये इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इनकरेज लैंडिंग टू अंडररिजर्व्ड डिस्ट्रिक्ट्स, हाई क्रेडिट फ्लो डिस्ट्रिक्ट वेटेज 90%, डिस्करेज एक्सेसिव कंसिडरेशन ऑफ क्रेडिट। सो व्हाट इज इट? तो प्रोजेक्ट नेक्सस आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस भी आपने कर लेना है क्योंकि करंट में था ये, तो इसलिए इसको भी मैं साथ ही करवा रहा हूँ। तो एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, तो वहाँ पे आएगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसमें RBI भी है, NPCI भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है इसमें।
ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि इंटीग्रेट यूपीआई विद फॉरन फास्ट पेमेंट सिस्टम, जैसे मतलब कि हम यूपीआई यहाँ बैठ के सिंगापुर में भी कर सकें, ऑस्ट्रेलिया कर सकें, तो वो है उस पर डायरेक्ट एक्सेस की ऑनलाइन पेमेंट भेज सकते हैं देश विदेश में। तो बेनिफिट क्या होंगे, ओब्वियसली इंस्टेंट इंटरनेशनल पेमेंट भेज सकेंगे, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी आपकी, ईजियर रेमिटेंस वगैरह ना, सारा कुछ आ जाएगा इसमें। सो ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर स्ट्रॉन्गर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो यूपीएस के लिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि एसएफबी हमने देखा था, आरबीआई रेगुलेट कर दिया इसको, 200 करोड़ कैपिटल होना चाहिए खोलने के लिए, और 60% जो इसका है वो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का होना चाहिए, एंड 25% इसकी जो ब्रांचेज हैं वो रूरल ब्रांचेस में खोलनी चाहिए जहाँ पे अनबैंक्ड एरियाज हैं, ठीक है। 50% इसका लोन ऐसा होना चाहिए जो 25 लाख से उससे कम हो, एंड एमएसएमई के ऊपर फोकस करता है मोस्टली, ये सीआरआर एसएलआर इसको रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एनबीएफसी एमएफपी ये भी आगे जाके स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स बन सकती हैं, फिर यूनिवर्सल बैंक भी ये बन सकती है 5 साल के बाद, लेकिन 1000 करोड़ नेटवर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो सारा हमने कर लिया ये। अब पेमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं कि पेमेंट बैंक क्या चीज़ है। तो पेमेंट बैंक को अभी एक तरीके से ना बैंक मान के नहीं चलना आपने, अगर अच्छे से याद करना है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को अपने बैंक मान के ही चलना है, तो आप अच्छे से कर पाओगे उसको, कोई भी फिर आंसर निकाल पाओगे आप प्री में। लेकिन पेमेंट बैंक को एक तरीके से बैंक का भी मानना मत, ठीक है, अच्छे से, कि अच्छी बैंक ऐसे है नहीं पूरी तरीके से। तो पेमेंट बैंक्स आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ बैंक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबी टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली फॉर, जैसे लो इनकम हाउस होल्ड हो गया, माइग्रेंट वर्कर्स आ गए जो इधर उधर जाते हैं ना, स्मॉल बिजनेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, और रूरल एंड रिमोट पॉपुलेशन। दे प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग एंड पेमेंट सर्विस बट हैव रिस्ट्रिक्शंस कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कमर्शियल बैंक, जैसे कमर्शियल बैंक तो बहुत खुली डुली है, वो तो कुछ भी कर देती है ना। इसको रेगुलेट देखिए एसएफबी को भी रेगुलेट, लास्ट में हम इसको कंपेयर भी करेंगे दोनों को, टेंशन नहीं लेनी बस। तो रेगुलेट आरबी कर रही है इसको भी, एंड गवर्नड अंडर द आरबी एक्ट 1934 एंड सेम एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑब्जेक्टिव है इसका भी सेम सही है वैसे तो, एक्सपैंड बैंकिंग एक्सेस, प्रमोट डिजिटल पेमेंट, फैसिलिटेट रेमिटेंस, इनकरेज एंड कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कोरोना में ओबियसली इधर उधर चले जाते हैं माइग्रेंट वर्कर, ठीक है, अपने घर वापस चले गए थे, है ना, तो उनको ओबियसली फैसिलिट वो करना था ना, डिजिटल पेमेंट करनी थी, तो उसको प्रमोट करना, इजी एक्सेस हो पाए, तो वो सारी चीज़ इसमें ऐड की गई थी। तो बेसिक फंक्शन क्या होते हैं इसके, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है, याद रखना है आपने, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उसकी लिमिट वगैरह है कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकती। तो ओपन सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं यहाँ पे, करंट अकाउंट, इशू एटीएम डेबिट कार्ड खोल सकते हैं, प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग, प्रोवाइड मोबाइल बैंकिंग, फैसिलिटेट डोमेस्टिक रेमिटेंस, इनेबल डिजिटल पेमेंट। डिपॉजिट लिमिट कितनी है इसकी, तो 2 लाख तक करंट है इसकी, आरबी ने डिसाइड की हुई कि इसके ऊपर इसमें आप जमा नहीं करवा सकते। लेकिन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की तो लिमिट वहाँ पे तो था नहीं ना कुछ ऐसे लिमिट वाला, क्योंकि वो तो बैंक की थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको बैंक मान के नहीं चलना अपने पेमेंट बैंक को, ठीक है। इसलिए आप इससे 2 लाख तक की जमा करवा सकते हो बस, ओके। उसके बाद लैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस भी है इसमें कुछ, कि लोन देना कैसे देना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए कैन नॉट प्रोवाइड लोन, आ गया ना फंसने वाला पॉइंट, वहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट दे देगी प्रीलिम्स में कि भाई ये तो लोन दे सकती है, गलत हो जाएगा कितने बच्चों का, लेकिन ये लोन नहीं दे सकती, याद रखना है आपने। कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकती, याद रखना है आपने, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती, कान खोल के सुन लीजिए सब। तो कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, लैंडिंग एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकती। तो देखते हैं रीजन क्या है इसका, आरबी डिजाइंड दैम मेनली फॉर द पेमेंट एंड डिपॉजिट नॉट क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन ऐसा नहीं है कि लोग उधार लेके है ना ऐसे खुले में, दी क्रेडिट तो ओबियसली मोस्टली तो जो बड़े अमीर लोग हैं ना वही करते रहते हैं कि भाई उस पहले पैसा खर्च लेते हैं, बाद में फिर वो उधार देते हैं ऐसे करके। तो याद रखना है आपने ये कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, वो 2 लाख तक का क्रेडिट नहीं कर सकती। तो पेमेंट एंड रेमिटेंस देख लेते हैं। पेमेंट बैंक्स कैन ट्रांसफर मनी कर सकते हैं, प्रोसेस यूपी ट्रांजैक्शन, फैसिलिटेट डोमेस्टिक रेमिटेंस, सपोर्ट जो नेफ्ट है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, ये 2025 का पीवाईक्यू है हमारा, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो नेफ्ट है, ठीक है, ये क्लस्टर ऑफ पेमेंट करती है, मतलब कि आधे आधे घंटे बाद पेमेंट इकट्ठी भेजती है ऐसे करके, ठीक है। आरटीजीएस में आप रियल टाइम पे पेमेंट कर सकते हो, और आईएमपीएस पे भी आप इंस्टेंट रियल टाइम पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपने साथ याद रख लेना है। उसके बाद दिस इज देयर कोर फंक्शन। सो उसके बाद थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखी, तो दे कैन डिस्ट्रीब्यूट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, पेंशन प्रोडक्ट हो गया, दे एक्ट एज एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, सो बिजनेस कोरस्पोंडेंट रोल। सो पेमेंट बैंक कैन एक्ट एज बिजनेस correspondents of other banks, correspondents हो जाता है कभी कभी जब फास्ट पढ़ते हैं। सो दिस लो दैम टू ऑफर बैंकिंग सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इसको कितनी चाहिए, जैसे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को हमने देखा था 200 करोड़ चाहिए, इसको 100 करोड़ चाहिए, ठीक है, याद रखना है दोनों में फर्क, उसको 200 करोड़ था, इसको 100 करोड़ है। प्रमोटर्स कैन बी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल कॉर्पोरेट भी होती है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो, एनबीएफसी वगैरह ये आप रहने दीजिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स, सो मिनिमम उसकी 60% थी, ये पहले उसकी भी 75 थी एसएफबी की, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की, अभी उसकी 60 कर दी गई है, लेकिन इसकी सेम है 75। तो डिमांड डिपॉजिट मस्ट इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल विद मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर, ठीक है, जिसकी बल्कि
1 ईयर इसलिए कहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकती है ये। ओके 75% इसका जो डिमांड डिपॉजिट है वो इसी में होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ट्रेजरी बिल्स में, लेकिन वो 1 साल के नीचे तक की मेच्योरिटी होनी चाहिए उसकी। सो रिमेनिंग अमाउंट कैन बी केप्ट एज डिपॉजिट रख सकती है विद स्टेबल कमर्शियल बैंक के साथ, ठीक है, इंश्योर मैक्सिमम सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। उसके बाद CRR रिक्वायरमेंट देखिए तो पेमेंट बैंक मस्ट मेंटेन, CRR मेंटेन करना पड़ता है उनको RBI के साथ। हाउएवर जो SLR प्रोविजन आर इफेक्टिवली मेट थ्रू मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, तो ब्रांच एक्सपेंशन देखें तो पेमेंट बैंक कैन ओपन ब्रांच खोल सकते हैं अक्रॉस ऑल इंडिया, कहीं पे भी खोल सकते हैं। तो फोकस ऑन अंडर रिजर्व्ड, लेकिन इसका मेनली फोकस कहाँ पे है, अंडर सर्व्ड रूरल्स या फिर सेमी अर्बन एरियाज में। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस देखें तो विद RBI ऑथोराइजेशन दे मे फैसिलिटेट सर्टन क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सर्विस, हाउएवर दे कैन नॉट अंडरटेक फुल फ्लैश्ड फॉरेन बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है, बल्कि करती है कि वो तो, लेकिन फुल फ्लैश्ड ऐसे नहीं कर सकती जैसे कमर्शियल बैंक्स करती हैं, ठीक है, यूनिवर्सल बैंक्स करती हैं। तो आपने इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको एक तरीके से बैंक अगर नहीं मानोगे तो आपका अच्छे से प्री में क्वेश्चन निकल सकता है, क्योंकि उलझाएगी इसी तरीके से आपको वो, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं डिफरेंस दोनों में, क्योंकि हमने बाकी तो सारा देख लिया, तो डिफरेंस देख के आपको और क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स में। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं तो एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, हाँ ऑब्वियसली कर सकती है, लेकिन सिर्फ 2 लाख तक का हमने पढ़ा था। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कर सकती है, वो भी कर सकती है, यस। उसके बाद गिव लोन, पेमेंट बैंक तो लोन नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि लोन देने के लिए इतने इसको बनाया नहीं गया ना, ये तो ट्रांसफर पेमेंट वगैरह के लिए ज़्यादा बनाई गई थी ये। और अगर हम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की करें, वो तो बैंक की है तो वो तो कर सकती है। फिर क्रेडिट कार्ड देखें तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकती पेमेंट बैंक, और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक तो बैंक की है तो वो तो दे सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बैंक इसको मान के चलना है, पेमेंट बैंक को नहीं मान के चलना है। और PSL रिक्वायरमेंट, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, पेमेंट बैंक को कोई जरूरत नहीं है, नो, ठीक है, एंड उसकी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को 60% है। ओके, एंड मिनिमम कैपिटल देखें तो पेमेंट बैंक खोलने के लिए 100 करोड़ चाहिए और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोलने के लिए 200 करोड़ चाहिए आपको, ठीक है। मेन फोकस इसका पेमेंट बैंक का किसका है, पेमेंट एंड डिपॉजिट वगैरह के ऊपर है, ठीक है, मनी ट्रांसफर करनी है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का किसके ऊपर फोकस है, बैंकिंग प्लस लेंडिंग करनी है, ओके, अंडर सर्व्ड एरियाज में। ओके, और पेमेंट बैंक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पेमेंट बैंक करंटली ऑपरेट इन इंडिया, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो, मेंस में लिख सकते हो ये आप, ठीक है, कि इंडिया पोस्ट पेमेंट सर्विस पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, NSD पेमेंट बैंक, तो सारी की सारी ये पेमेंट बैंक्स हैं अपने, इसको भी याद रख लेना है फिर फॉर मेंस, ठीक है, अदरवाइज तो ऐसे आएगा नहीं ये प्री वगैरह में। ओके, सो RBI ने क्रिएट क्यों किया पेमेंट बैंक को, प्रॉब्लम बिफोर पेमेंट बैंक, तो पेमेंट बैंक से प्रॉब्लम क्या थी पहले, तो मैनी सिटीजन्स लैक्ड, बैंक अकाउंट नहीं था, माइग्रेंट वर्कर जो थे फेस्ड डिफिकल्टी सेंडिंग मनी, घर पे पैसा भेजने में औखा होता था उनको, ठीक है, मुश्किल आती थी। रूरल एरियाज हैड लिमिटेड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना था नहीं उनके पास, तो डिजिटल पेमेंट वर लेस एक्सेसिबल। तो सोल्यूशन इसका यही था कि पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस की गई 2015 में, और आपने याद रखना है कि नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश के ऊपर की गई थी, और रिमेन्स में भी लिख सकते हैं आप नचिकेत मोर कमेटी के बारे में, टू इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके जी, तो UPSC क्यों रिवीजन कर लें इसकी भी, तो पेमेंट बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, 100 करोड़ कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, डिपॉजिट कितना करवा सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख तक का, एंड लोन नहीं दे सकती, क्रेडिट कार्ड ओबियसली नहीं दे सकती, CRR एप्लीकेबल है, CRR है, 75% इसके जो फंड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकती है ये, ठीक है, लेकिन उसकी मेच्योरिटी एक साल से नीचे तक की होनी चाहिए। रेमिटेंस एंड डिजिटल पेमेंट फोकस, ये इसका फोकस है सारा। और रेकमेंडेड किसने किया था पेमेंट बैंक को, नचिकेत मोर कमेटी 2015 में। तो ये हमारा था सारा पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में, और लास्ट में हमने कंपैरिजन भी कर लिया। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। जिसको अच्छी लगी हो वीडियो तब ही लाइक करना, अदरवाइज लाइक अगर नहीं भी करेंगे आप अच्छा पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।